वास्तव शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पीजीआई में भर्ती हैं। पैर फिसलने की वजह से गुलाब चंद कटारिया को चोट लगी है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स ने जल्द ही डिस्चार्ज की उम्मीद जताई है। गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, उनका पैर फिसला जिस वजह से उन्हें चोट आई। पीजीआई में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया और जांच भी की गई। जांच में बात सामने निकल कर आई है। डॉक्टर्स ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, डिस्चार्ज जल्दी ही किए जाएंगे। और चलिए बात कोटा से एक और बड़ी खबर की, जहां दरा घाटी में लंबा जाम लगा है। 20 किलोमीटर लंबे जाम से लोग परेशान हो गए हैं। लगभग 48 घंटों से जाम में सैकड़ों लोग फंसे हैं। 48 घंटों यानी कि 2 दिन दरा कस्बे तक वाहनों की कतार पहुंच चुकी है। कई एम्बुलेंस भी जाम की झाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मंडाना, कनवास और मोड़क थाना पुलिस मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पे आपको दिखा रहे हैं। कोटा के दरा घाटी में जहां 48 घंटों से लंबा जाम लगा है, सैकड़ों गाड़ी यहां पर फंसे हुए हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है, कई सारे एम्बुलेंस इसमें फंसी हुई हैं। दरा कस्बे तक वाहनों की कतार पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 48 घंटे से जाम की स्थिति कैसे और क्या हो रहा है अब इसमें? देखिए, कोटा झालावाड़ हाईवे और दरा का ये पूरा की पूरा वाकया है, जहां पर अमूमन इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल जब बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में जो वैकल्पिक मार्ग तलाशे गए थे, उसके बाद में उन तमाम रास्तों पर भी आवागमन बंद हो गया और यथावत पहले जैसे ही हालात फिर एक बार दरा कस्बे में बन पड़े हैं। दरा घाटी पूरी तरह से इस वक्त जाम है, कई किलोमीटर लंबा जाम है और बीते 48 घंटे से ये जाम के हालात हैं। ऐसे में चुनौती ये हो रही है कि जो भी रूरल एरिया से या झालावाड़ से इमरजेंसी में पेशेंट्स को जिनको कोटा रेफर किया जा रहा है, उनकी एम्बुलेंस वहां से नहीं निकल पा रही है। कई एम्बुलेंस के फंसे होने की सूचना है और इन सब के साथ में बड़ी बात यह, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि करीब करीब आधा दर्जन गांव के तरफ रास्तों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन बारिश के चलते वो सभी रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए और ऐसे में अब डाइवर्टेड जो रूट्स हैं उन पर निकल पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। और फिलहाल अब एक रास्ता अपनाया जा रहा है कि केचट की तरफ से वैकल्पिक मार्ग तलाश करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर अगर बात करें तो मौके पर कनवास थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इसी के साथ में वहां पर बड़ा पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से जो है वो ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके, लेकिन चूंकि वाहनों की लंबी कतार वहां पर जमी हुई है, ऐसे में मंडाना, कनवास और मोड़क 3 थानों का पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। कोशिश मोटे तौर पर फिलहाल यही कि किस वैकल्पिक मार्ग के जरिए यातायात को सुगम बनाया जाए, किस तरह से ट्रैफिक को रिलीज किया जाए। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती लग रहा है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि जब इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम आए थे, इस जाम में एम्बुलेंस के फंसने के बाद में एक मरीज की जान चली गई थी, हार्ट अटैक के बाद में जान चली गई थी, तो उन सब के बाद में खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर संज्ञान लिया था। अधिकारियों को डाइवर्टेड रूट्स तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब बारिश में वो डाइवर्टेड रूट्स बंद हो गए हैं और फिर से वही जाम जैसे हालात हैं, जो कहा जा सकता है कि फिलहाल चुनौतीपूर्ण है उन तमाम लोगों के लिए जो इस जाम में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है और इन सब के साथ में सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए जो एम्बुलेंस में रेफर होकर के जिन्हें कोटा के लिए रेफर किया गया है और जिन्हें इलाज के लिए जिन्हें जल्दी इलाज की जरूरत है, लेकिन जाम में फंसे होने के बाद में उनकी जिंदगी पर भी फिलहाल संकट कहा जा सकता है। लेकिन हिमांशु, अभी सवाल वही है कि 48 घंटे से जो जाम में फंसे हैं वाहन, जिसमें एम्बुलेंस भी जैसा आपने जिक्र किया, जाम से कब निजात पाएंगे ये लोग? क्या कर रही है वहां पे प्रशासन? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, खुद ग्रामीण एसपी इसको लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उन सब की कोशिश यही है कि जो इस तरह से एम्बुलेंसेज जो फंसी हुई हैं उनको रिलीज किया जा सके, उन्हें निकाला जा सके, वो जाम में ना फंसी रहे। लेकिन चूंकि जाम इतना लंबा है कि कई सैकड़ों की तादाद में ट्रक, बस और जो कारें हैं वो जाम में फंसी हुई हैं और ऐसे में हालात मौके पर कहा जा सकता है कि चुनौतीपूर्ण है। बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव सब तैयार। जी हां, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी। गुरुवार को नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री गौतम कुमार दत्त ने दावा किया कि इस बार दिसंबर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
बेसब्री से पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव का इंतजार कर रहे सूबे के बाशिंदों के लिए राहत की खबर है। प्रदेशवासियों का इंतजार इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। जी हां, सूबे की भजन लाल सरकार दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करा सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने कहा कि इस बार दिसंबर 2025 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे अलग अलग चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया भी आसान होगी। समयबद्ध रूप से चुनाव कराने को लेकर गंभीर है सरकार। सरकार की भावना है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग चुनाव के जो खर्चे होते हैं, जो समय की जो कहीं न कहीं दिक्कत होती है, तो उसको देख करके वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर सरकार जा रही है। इसको लेकर के आज नगर पालिका नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक थी। कुछ आपत्तियां थी, उन पर चर्चा करके कैसे उनको हम ठीक कर सकें, अच्छा परिसीमन करके हम कैसे स्वच्छ चुनाव करा सकें, इस पर चिंता की गई। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के परिसीमन का कार्य 99% तक पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक वार्ड परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए खर्रा ने कहा, 2019 में कांग्रेस सरकार ने निकाय परिसीमन के नाम पर भारी गड़बड़ियां की थी। मैं चाहूं तो उनकी मनमर्जी की पूरी सूची सार्वजनिक कर सकता हूं, जबकि वर्तमान सरकार ने पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत ये प्रक्रिया पूरी की है। वार्डों के परिसीमन का काम 99.99% पूर्ण कर दिया है। 0.01% बाकी रहा है, वो भी हम कल परसों में फाइनल कर देंगे। और जैसा मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हम इसी महीने वार्डों का नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे और दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी 312 नगर निकायों के चुनाव संपन्न होंगे। नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर गुरुवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर प्राप्त आपत्तियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई। जाहिर है, सरकार के इस कदम को आगामी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार माना जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने से लॉजिस्टिक खर्च में कमी, प्रशासनिक संसाधनों की बचत और जनता की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात जयपुर के जवारामगढ़ से बड़ी खबर की करते हैं, जहां 18 महीने के मासूम को बोरवेल में डालने के मामले में अपडेट ये है कि पिछले 4 घंटे से बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम संयुक्त कार्रवाई में जुटी हुई है। मौके पर विधायक, एसडीएम, डीएसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। 90 फीट की गहराई पर 18 साल का मासूम फंसा है। जल्द ही बच्चे को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने की उम्मीद यहां पर है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। जवारामगढ़ के दीपोला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 18 महीने का है ये बच्चा जो बोरवेल के 90 फीट पर जाकर फंसा है। जवारामगढ़ के दीपोला गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जो दिल दहलाने वाला है। यहां एक नशे के आदी पिता ने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को बोरवेल में डाल दिया। घटना के बाद प्रशासन है जो हरकत में आया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी समेत पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंचा। उन्होंने एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को मौके पे भी बुलाया और बच्चे को उस बोरवेल से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोपहर में यहाँ जब पहुंची तब से लगातार दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि 90 फीट की गहराई में वो बच्चा फंसा हुआ है और बच्चे तक है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की जो कार्रवाई है वो बच्चे तक पहुँच भी चुकी है। वो कार्रवाई
कार्रवाई उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ समय बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो बोरवेल, जो खुले बोरवेल हैं, वो प्रशासन की नज़रों से कैसे चूक जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान की बात करें तो आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, खुले बोरवेल हैं, कुएं हैं, उनमें इस प्रकार की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। सरकारों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है और उनके द्वारा सर्वे भी किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होना कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल ज़रूर खड़े करती हैं। यहाँ पर जो एसडीएम है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम का कहना है कि अभी फिलहाल कार्रवाई में वो व्यस्त हैं, कार्रवाई पूरी होने के बाद ही वो सवालों का जवाब दे पाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 1.5 साल के मासूम को एक पिता ने इस तरीके की मौत दी, क्योंकि बताया जा रहा है सामने जो निकल के आया कि कल रात को ये जो आरोपी पिता है वो अपने बच्चे को लेकर बीमार होने पर अस्पताल गया था। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के बाद वो वापस घर आ गया और उसने पुलिस को जो बयान दिए उसके मुताबिक बच्चे की तबीयत खराब थी और घर जब वो वापस लेके आया तो वो मर चुका था, उसका शरीर है जो ठंडा पड़ चुका था। इसकी जानकारी जब उसकी पत्नी जो विवादों के कारण अपने पियर में रह रही थी उनको पता चला तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। इस डर की वजह से जो शराबी पिता है जिस पे आरोप लगाया अपने बच्चे को मारने का, उस बच्चे को लेके वो यहाँ पहुँचा, दीपोला गाँव की ये जो डाणी है यहाँ पहुँचा और इस बोरवेल में लाकर उसने डाल दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि बच्चे की जो बॉडी है उसको उस बोरवेल में डालने के बाद उसके ऊपर एक मिट्टी का कट्टा भी डाल दिया। इसके बाद जब बच्चे की माँ ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने उस आरोपी पिता को डिटेन किया और उससे पूछताछ की तो आरोपी पिता ने पहले पुलिस को अलग अलग बयान दिए। दिन भर है जो पुलिस उस आरोपी पिता को लेकर विभिन्न जगह पर सर्च अभियान किया, लेकिन जो बच्चा है उसका पता नहीं चला। आखिरकार सख्ती से पूछताछ करने पर इस लोकेशन पर पुलिस उस आरोपी को लेकर आई और बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की वो अब शायद उम्मीद जताई जा रही है कि उस बच्चे तक पहुंचने की जो उनकी कार्रवाई है जल्दी वो बच्चों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हुक जो उनकी प्रक्रिया है हुक के द्वारा उस बोरवेल के गड्ढे में जो हुक डाला गया है उस बच्चे तक वो हुक पहुंच चुका है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम है उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान है उनकी तरफ से लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बच्चे को कितनी देर में बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कीरतपुरा में 10 दिन का समय एक बच्ची को रेस्क्यू करने में लगा था तो लोगों को उम्मीद है कि वो समय यहाँ नहीं लगे और जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस प्रकार की जो खुले बोरवेल और जो कुएं हैं उनमें जिस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं बार बार होने के बाद भी सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जमुआ रामगढ़। पहले मर्यादा लांघी फिर माफी मांगी। कहते हैं कि क्रोध विवेक नष्ट कर देता है, इसीलिए कई बार इंसान आवेश में ऐसा कुछ कह जाता है जिससे ना सिर्फ सामने वाला बल्कि वो खुद भी परेशान होता रहता है। पिछले दिनों महंत प्रतापपुरी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला ने आज अपनी गलती कबूल करते हुए पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी से माफी मांग ली है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने अपनी गलती की कबूल। क्षणिक आवेश में हुई भूल, मेरी टिप्पणी से मर्यादा हुई तार-तार। प्रतापपुरी जी क्षमा याचना करो स्वीकार। दो तस्वीरें, पहली में कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला ने महंत प्रतापपुरी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और दूसरी में माफी मांगी। लेकिन 19 जुलाई और 24 जुलाई के बीच ऐसा क्या हुआ जो अमर्यादित टिप्पणी करने वाली जुबान क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी? मामला समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 19 जुलाई जैसलमेर के बासनपीर में गुरु पूर्णिमा पर छतरियों के निर्माण को लेकर हुआ विवाद के बाद कांग्रेस नेताओं ने बाड़मेर से बासनपीर के लिए थार की अपनायत के नाम से यात्रा निकाली। बासनपीर में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस और प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कांग्रेस की यात्रा को फतेहगढ़ के पास ही रोक दिया। वहीं भाषण के दौरान जैसलमेर के कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला ने पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के प्रति सार्वजनिक रूप से अमर्यादित टिप्पणी कर दी।
कि मेरे सामने अगर वो खड़े होते ना तो मैं एक समाज उनको मार देता। ऐसे बदमाश आदमी, इस तरीके के बदमाश आदमी अपने सामने और इस तरीके की बकवासबाजी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं और हम लोगों ने चुनाव करके भेज दिया उनको। ऐसे चुनाव में भेजे हुए आदमी को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। पोखरण विधायक और तारातरा मठ के गादीपति महंत प्रतापपुरी महाराज पर राधेश्याम कल्ला की टिप्पणी संत समाज को आहत और आक्रोशित कर गई। बुधवार को बाड़मेर में बड़ी संख्या में संत समाज के साथ सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर कलेक्टर टीना डाबी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चूँकि राधेश्याम कल्ला की टिप्पणी न सिर्फ संत समाज बल्कि आम आदमी को भी आक्रोशित कर गई थी, इसलिए राधेश्याम कल्ला ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। मेरे मुंह से अगर कुछ निकला है ऐसा तो मैं संत के जो भी भगत है मैं भी हूँ। किसी को अगर बुरा लगा है मुझे भी लगा, अगर किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ, संतर पार कर चुका हूँ। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को ज़्यादा तूल न दे। वीडियो जारी कर मांगी गई माफी भी संत समाज को संतुष्ट नहीं कर पाई। संत समाज चाहता था कि राधेश्याम कल्ला तारातरा मठ की बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में स्थित 140 शाखाओं में से किसी एक में जाकर संत के सामने माफी मांगे। कल्ला को बात समझ में आई और उन्होंने 24 जुलाई को गजरूप सागर मठ में जाकर माफी मांगी। प्रतापपुरी जी के संबंध में मेरे मुंह से जो शब्द निकल गए अमर्यादित, जिसे मैं कहता नहीं है, अमर्यादित शब्द निकल गए, उसके लिए मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। आपको पहली बात तो संत के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप इंसान हो, इंसान से गलती हो जाती है। उससे पहले आप ब्राह्मण हो। संत और ब्राह्मण दोनों एक ही होते हैं। आगे से आप कई और भी संतों को ऐसे भाषा का यूज नहीं करें, मर्यादा रखें। आप भी, आप बुजुर्ग हो, आपको मर्यादा रखनी चाहिए। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने फिर बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला की माफी स्वीकार करते हुए उन्हें संतों का सम्मान करने की नसीहत दी और इस तरह एक अप्रिय विवाद का सम्मानजनक समाधान निकला। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। और देखिए कैसे कथा की जिद को लेकर सड़क पर संग्राम मचा। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के नाम पर एडीएम को ज्ञापन दिया है और कथा आयोजन के लिए अनुमति देने हेतु मांग भी रखी है। कलेक्ट्रेट के बाहर शांति से प्रदर्शनकारी बैठे हैं। आयोजन समिति बनाकर अनुमति के लिए यहां पर आवेदन किया जा रहा है। कथा आयोजन की जिद पर अड़ी महिलाएं, सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस के साथ महिलाओं की धक्का मुक्की। जालौर में कथावाचक अभय दास महाराज के समर्थन में चल रहा आंदोलन अब टकराव में बदलता जा रहा है। गुरुवार को कथा आयोजन की अनुमति मांग रही महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बात सिर्फ नारों तक नहीं रुकी, बैरिकेड्स गिराए गए, बोतलों से पानी फेंका गया और पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध कर रही महिलाएं कथावाचक अभयदास महाराज के लिए कथा आयोजन की इजाजत मांग रही हैं। कलेक्ट्रेट के सामने दोपहर से ही अभयदास के समर्थक जुट रहे। जालौर की सड़कों पर आस्था और प्रशासन आमने सामने थे। सैकड़ों महिलाएं कथावाचक अभयदास की कथा के आयोजन की इजाजत मांग रही थी, लेकिन पुलिस ने कड़े बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद महिलाएं उग्र हो गईं। बैरिकेड्स को जोर से धकेलने लगी। पुलिस से नोक-झोंक शुरू हो गई। दरअसल महिलाएं राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तनाव इतना बढ़ गया कि कुछ महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर पानी की बोतल से पानी फेंकना शुरू कर दिया। कुछ देर में धक्का मुक्की और शोर शराबे का माहौल बन गया।
पुलिस को भीड़ को काबू में रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आइए अब आपको महिलाओं के प्रदर्शन के पीछे की असल वजह बताते हैं। अभयदास महाराज जालौर के भगत सिंह स्टेडियम में 11 जुलाई से श्रावण मासिया कथा कर रहे हैं। 18 जुलाई की शाम कथावाचक अभयदास अपने समर्थकों के साथ वायुसम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। पुलिस उन्हें हिरासत में लेती उससे पहले ही वो एक मकान की छत पर चढ़ गए। छत से उन्होंने कथावाचन का ऐलान किया था और वहां से कथा भी की। इतना ही नहीं, वायुसम मंदिर में दर्शन करने तक अन्न जल ग्रहण न करने का ऐलान किया था। कई घंटों तक अभयदास महाराज इस घर की छत पर मौजूद रहे और उनके समर्थक नीचे बैठे रहे। अभयदास की मांग थी कि प्रशासन अवैध मजारों की जांच नहीं कराता। वो ना तो कथा बंद करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। काफी देर तक उन्हें समझाने का दौर चला। उसके बाद 19 जुलाई की शाम कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उनकी मांगों के मुताबिक तमाम मामलों में जांच का भरोसा दिया। साथ ही वायुसम मंदिर में दर्शन की उनकी मांग को पूरा किया। उसके बाद से अभयदास के समर्थक और महिलाएं जिला प्रशासन से लगातार महाराज को श्रावण मासिया कथा दोबारा शुरू करने की परमिशन देने की मांग कर रही हैं। कथावाचक अभयदास को लेकर शुरू हुआ विवाद अब टकराव की स्थिति में पहुंच रहा है। यहाँ एक तरफ श्रद्धालु अपनी धार्मिक भावना और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कथा के लिए आवाज उठाने वाली महिलाएं अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं या विवाद और गहराता है। जालौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रेवा शंकर की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें, अवैध धर्मांतरण के मामले में हर दिन दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं और अब सामने आई है सना की लोकेशन और वो मोहल्ला जहां रहता था मोहम्मद अली का परिवार। इस रिपोर्ट में देखिए वो मोहल्ला और वो घर जहां रहता था मोहम्मद अली। धर्मांतरण का खेल कितने रात, जयपुर से गिरफ्तारी, आगरा तक हड़कंप, एक मोहल्ला, एक परिवार और कई सवाल। मोहम्मद अली बनना चाहता है पीयूष पंवार। आगरा से जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था उसमें 11 आरोपियों में 6 ऐसे हैं जो पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इन्हीं में शामिल है जयपुर से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली। अब जांच में सामने आया कि मोहम्मद अली का परिवार अब उस मोहल्ले में नहीं रहता जहां वो पहले निवास करता था। जयपुर का हसनपुरा इलाका ये वही गली है जिसके अंदर पीयूष पंवार नाम का जो है वो व्यक्ति रहता था। अवैध धर्मांतरण के अंदर कहा जा सकता है कि वो जो ये व्यक्ति है वो मोहम्मद अली बन गया था और उसके बाद में कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली जो पूर्व में पीयूष पंवार था वो यहीं इसी गली के अंदर रहता था, इसी गली के अंदर पला बड़ा था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि 2 साल पहले ही जो परिवार है वो यहाँ से जा चुका है। न्यूज़ 18 की टीम उस मोहल्ले में पहुंची जहां मोहम्मद अली रह रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि ये परिवार करीब 2 साल पहले अपना मकान बेचकर कहाँ गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो मोहम्मद अली का परिवार कई महीनों से किसी सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम या आसपास के धार्मिक आयोजनों में भी नहीं देखा गया। बताया जाता है कि करीब जो है 6 महीने से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है कि उनके यहाँ पर जो कोई भी जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं वो नहीं रहते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि करीब 2 साल से ज़्यादा का जो है वो वक्त हो चुका है पीयूष पंवार और उनके जो परिजनों को यहाँ से गए। वहीं अब अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के तार टोंक से जुड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर से गिरफ्तार पीयूष पंवार सना से टोंक में मिला था। जांच एजेंसियां सना के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।
पीयूष के अली बनने के बाद से सना पीयूष के संपर्क में नहीं है। बता दें कि आरोपी मोहम्मद अली इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद अली हिंदू था और उसका नाम था पीयूष पवार। मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार ने पुलिस के सामने अपनी कहानी बयां की और बताया कि वो कैसे हिंदू से मुसलमान बना और कैसे अवैध धर्मांतरण के रैकेट में काम करने लगा। अब उसने पुलिस के सामने इच्छा जाहिर की है कि वो फिर से हिंदू बनना चाहता है। कहा जा सकता है कि धर्मांतरण से जुड़े हुए इस पूरे रैकेट में मुख्य जो सरगना थे, अब उनको लेकर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी विनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।